जाने मन कहलाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? प्यारे दोस्तों, मैं योगेश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो एंटायरली कनेक्टेड होगा हमारे पिछले लेक्चर से, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स को, और आज हम लोग जितनी भी अपनी बची हुई कंसंट्रेशन टर्म है उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के जो एपिसोड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वो हमारी होगी डीमल। ये वो कंसंट्रेशन टर्म है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। जैसे ही हम डीमल को कंप्लीट कर लेंगे, अगली कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी होगी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म होगी वो होगी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। एक बार ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने पूछा था कि पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एक महापुरुष जो थे वो खड़े होकर बोले सर पीपीएम की फुल फॉर्म होती है प्यारे पप्पा मेरे। तो प्यारे पप्पा मेरे नहीं है, ये आपका पार्ट्स पर मिलियन है। चौथी जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम्स होती है कि सर बाकी सब कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन हमसे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मेलिटी के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम वो डील नहीं कर पाते। वो आप लोग क्यों नहीं डील कर पाते हो? क्योंकि आप लोगों ने कभी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से नहीं जाना है। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि हमें इस कंसंट्रेशन टर्म का कंप्लीटली पोस्टमार्टम करना है। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी होगी डीमल। डीमल क्या होती है बेटा? डीमल भी बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की तरह एक कंसंट्रेशन टर्म ही है। ये भी बताती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बारे में विच इज डिजोल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत जरूरी है। डीमल कंसंट्रेशन का यूज अपन लोग तभी करेंगे जब अपनी टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस होगी। कितनी होगी बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो डीमल क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter solution at a particular temperature 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी हम लोग इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे, और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है बेटा, तो ये अपनी पहली कंसंट्रेशन टर्म है आज के लेक्चर की, डीमल। डीमल होता क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने कंप्लीट कर दी है। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हम शुरू कर लेते हैं पीपीएम। पीपीएम बोले तो प्यारे पप्पा मेरे नहीं, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पार्ट पर मिलियन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, होती कहाँ है? तो कहाँ यूज करते हैं वो बता देता हूँ। ये अपन को तभी यूज करनी है जहां पर हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो वेरी डाइल्यूट होगा, मतलब सोल्यूट का अमाउंट हमारा बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में होगा और सोलवेंट हमारा एक्सेस में होगा। ऐसी कंडीशंस कहाँ हो सकती है? पीपीएम का यूज किया जाता है इन मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इन एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर के अंदर अपने बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, तो उनको भी अपन लोगों को मेजर करना पड़ता है पीपीएम के अंदर। होता क्या है? सिंपली क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो इट इज नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सोल्यूट का अमाउंट कितना है इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंसंट्रेशन टर्म विल बी कॉल्ड पीपीएम। अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम लोग लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ
पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो 1 मिलियन पार्ट में है, तो यहाँ पर जैसे हम मास परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 10 टू पावर 6 से। तो अब जैसे हम पीपीएम को आपका जैसे कन्वर्ट करना पड़ता है मास परसेंटेज के अंदर, तो अपन लोग क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर ले लेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, डिवाइड में कर देंगे वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर 6 से। अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर के अंदर आप क्या लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या लेके जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 टू पावर 6 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेफिनेशन था वो यही था, इट इज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये दो कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे ये दो कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो जाती है, हम लोग प्रोसीड करते हैं तीसरी कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। तीसरी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार आपका AIPMT 2015 के क्वेश्चन आया था, और एक बार बोर्ड के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो तीसरी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो होगी मोल फ्रैक्शन। क्या होगी बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्या होती है मोल फ्रैक्शन? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल, पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? काई से। सपोज कीजिए अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होते हैं। तो अगर अपने दो कंपोनेंट सपोज कीजिए वो ए और बी हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ए के जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूशन में वो Na मोल है, और बी के नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूशन के अंदर Nb मोल है। तो काई जो होगा, काई मोल फ्रैक्शन जो होगा वो सम होगा इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन के। तो काई विल बी काई ए प्लस काई बी। तो देखिएगा एक सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है 1 के। अब अगर अपने को इन कंपोनेंटों का मोल फ्रैक्शन पता लग जाता है तो हम इजीली सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो काई ये क्या होगा? डेफिनेशन पे चलिएगा, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट। तो ए के मोल आ जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से एक चीज और पता लगती है, अगर टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल है और हमें अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता लग जाता है तो हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम 1। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें, फॉर्मूले के अंदर आपके न्यूमरेटर के अंदर भी नंबर ऑफ मोल है, डिनोमिनेटर के अंदर भी नंबर ऑफ मोल है, तो मोल से मोल कैंसल। और क्वेश्चन बना था, 4 आपके ऑप्शन दिए थे, पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। तो आप ध्यान रखना बेटा, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कंपोनेंट के फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम टर्म नहीं आता वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मोल फ्रैक्शन भी अपना क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या होगा भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलिए ये तो हुई बेसिक सी बात। CBSE 2012 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन पूछी थी, आपको डेफिनेशन लिखनी है और थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिख देना। तो जैसे ही अपन लोगों ने मोल फ्रैक्शन को खत्म किया, अब हम प्रोसीड करते हैं इसके ऊपर आए हुए
क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग करेंगे कंबाइंड प्रॉब्लम, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई है। कंबाइंड प्रॉब्लम करते हैं जिसकी जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से थी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन of 20% weight by weight aqueous solution of potassium iodide having density 1.202 ग्राम पर ml। ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको पूछा गया था मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। हम तीनों को पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। सबसे पहली बात तो अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अपन को गिवन है। तो गिवन क्या क्या है बेटे? गिवन है आपको वेट बाय वेट, मतलब क्या वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है बेटे? 20 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन तो अपना 100 ग्राम हो गया, और 100 ग्राम में से वेट ऑफ सोल्यूट अगर 20 ग्राम है तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना होगा? सोलवेंट का वेट 80 ग्राम होगा, और 80 ग्राम सोलवेंट है, 20 ग्राम सोल्यूट है। सोलवेंट कौन सा? अगर कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं देता है तो आपको सोलवेंट आपका कौन लेके चलना है? वाटर। कौन लेके चलना है बेटे? वाटर। उसके बाद डेंसिटी दिया है आपको 1.202 ग्राम पर ml। तो चलिए ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अभी प्रोसीड कैसे करना, देखिए क्या क्या हम इंफॉर्मेशन इन तीन बातों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें के आई के, पिछली क्लास के अंदर बताया था नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं भाई? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है सोल्यूट का? 20 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना होता है? पोटेशियम का होता है आपका 39, आयोडीन का होता है 127, टोटल करोगे तो हो गया 166। ध्यान रखना बेटे, अगर आप इसको सोल्व करते तो ये आता है आपका 0.120। कितना आता है बेटे? 0.120। चलिए नंबर ऑफ मोल भी निकल गए। और क्या क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी देखिए बेटा, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम अगर निकालें तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर गलती करते हो। ये जो मास होता है ये सोल्यूट का होता है या सोलवेंट का होता है? ये ना सोल्यूट का होता है ना सोलवेंट का होता है, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इधर कितना लेना पड़ेगा? 100 ग्राम। डेंसिटी दिया है 1.202 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम आ गया आपका ml के अंदर। तो इसको सोल्व नहीं करते, सीधा आगे पुट करेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटे? अभी निकाला है 0.120, और वॉल्यूम कितना आया अपना? 100, और ये ऊपर चला जाएगा 1.202। और अभी क्योंकि ये ml में था तो इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करेंगे तो बेटा 1.44 आएगा। यूनिट लिखना ना भूले, मोल पर लीटर। क्या आता है बेटे? मोल पर लीटर। इसके बाद मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल चुके हैं। सोलवेंट का वेट केजी के अंदर है, अपने पास ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.5। यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। क्या होती है बेटा? मोल पर केजी। बचा क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? के आई का। तो के आई का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर नंबर ऑफ मोल लेंगे किसके? के आई के। डिनोमिनेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल के आई के हो जाएंगे और वाटर के हो जाएंगे। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? वेट अपने को गिवन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर विल बी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इसको सोल्व करें और आंसर निकालें। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई कितना है? 0.120। नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई फिर से कितना? 0.120 प्लस यहाँ पर क्या कर दोगे आप? 80 अपॉन
18 सोल्व कर लेना बेटा, आंसर आएगा आपका 0.264। यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाँ, अब कंपटीशन लेवल के अंदर क्या क्वेश्चन आया था वो भी आप लोग देख लीजिए। AIPMT 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको निकालना था मोल फ्रैक्शन और डाटा केवल दिया था मोलैलिटी का। किसका दिया था बेटे, मोलैलिटी का। तो अगला क्वेश्चन जो था वो ये था, AIPMT 2015 पूछा गया था, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वन मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी लाला लाला वाले, वन मोलल एक्वस सॉल्यूशन। और आपके ऑप्शन सेट करके दिए गए थे 1.770, दूसरा ऑप्शन था आपका 0.0354, तीसरा जो ऑप्शन था वो था 0.0177 और चौथा ऑप्शन था आपका 0.1770। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, सबसे पहले अपन लोगों को ये देखना है इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, मोलैलिटी कितनी है 1। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब इसका क्या हुआ कि सॉल्वेंट का जो वेट है यहाँ पर 1000 ग्राम है या 1 kg है, तभी तो मोलैलिटी 1 आई होगी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने को मिल चुका है, निकालना क्या है अपने को, मोल फ्रैक्शन। और साथ ही साथ क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 1 मोल, तभी तो 1 by 1 हो गया, कितना हो जाएगा 1 आंसर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन लोग डील करेंगे। अपने को गिवन है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 1000 ग्राम, निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना हो तो उसका काय होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 1, डिनोमिनेटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, सोल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल। तो अपने पास सोल्यूट के मोल यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बचा क्या सॉल्वेंट के मोल। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब आपको सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो आप लोगों को वहां पर वाटर कंसीडर करके चलना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने निकालोगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से। वेट कितना दिया आपको 1000 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का 18। सोल्व करोगे तो कितना आएगा 55.5 मोल। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना 1 प्लस ये कितना है 55.5, तो ये हो गया आपका 1/56.5। सोल्व करोगे तो बेटे आंसर आता है आपका 0.0177। तो कौन सा ऑप्शन गया, सी ऑप्शन। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो और ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए 3 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। चौथी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी। क्या होती है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर में ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट दिया है तो वेट का यूनिट क्या ग्राम, और नीचे वॉल्यूम लीटर में है तो यूनिट हो गई अपनी ग्राम पर लीटर। अभी क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिए नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। क्या होता है, गिवन वेट, क्वेश्चन के अंदर आपको ये वेट गिवन होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अभी यहाँ पर देखिएगा, इसको सोल्व करने के लिए अपने को गिवन वेट तो क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है
मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या बेटे? वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप लोग कभी कभार एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन जब भी नॉर्मलिटी पे आता है तो आपको फॉर्मूला यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। जैसे ही आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकाला, आप लोग इसकी जो वैल्यू होगी उसको रख दोगे इस डब्बे के अंदर। जैसे ही आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए तो फिर आप इसकी वैल्यू रख दोगे सबसे ऊपर वाले डब्बे के अंदर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। हाँ, खास बात क्या? खास बात ये, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट को देखिएगा, अगर डिफाइन करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which reacts with or displaces 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर और 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो सब्सटेंस कभी भी रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है रिएक्शन के दौरान, या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को, या 108 ग्राम सिल्वर को, या 127 ग्राम ऑफ आयोडीन को। चलिए समझते हैं इस बात को। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन है आपकी H2 plus O2 या 2H2 plus O2 gives 2H2O, ये आपकी इक्वेशन है। तो आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने मोल है? 2 मोल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपका यहाँ पर 1 मोल है और वाटर मॉलिक्यूल के आपके 2 मोल है। अगर वेट की फॉर्म में बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 2 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा बेटे? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पर? 32 ग्राम और ये हो गया आपका 36 ग्राम। ठीक है बेटा, अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट वो होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को क्या करता है? डिस्प्लेस। तो हमें पता करना है ऑक्सीजन का कितना वेट होगा। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 4 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होगी 32, जो उसको डिस्प्लेस करनी है या इसके साथ रिएक्ट करना है। तो 1 ग्राम के लिए कितना? 4 के लिए 32, तो 1 के लिए 32/4, तो ये हो गया आपकी 8 ग्राम। तो यही मैंने आपको क्या बताया था? इक्विवेलेंट वेट। तो आप लोगों को ये वाला जो मेथड है ये यूज नहीं करना है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। आपको सिंपल क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है वैलेंसी फैक्टर से। तो आइए वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर को भी अपन लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, एन फैक्टर जो होता है वो जनरली आपका 4 जगह से आ सकता है। तो लिख लेते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर क्वेश्चन में या तो आपको क्या कोई एटम दिया मिलेगा, या फिर आपको कोई साल्ट दिया मिलेगा, या फिर आपको कोई एसिड दिया मिलेगा, या फिर कोई बेस दिया मिलेगा। जब भी एटम का एन फैक्टर निकालना हो तो हम लोग चेक करेंगे वैलेंसी ऑफ एटम। किसको चेक करेंगे बेटा? वैलेंसी ऑफ एटम। तो जितनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जैसे हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैलेंसी चेक करनी है। जो उसकी वैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा। साल्ट की अगर बात करें तो साल्ट के अंदर जो अपने आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो जो आयंस के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज ऑफ आयंस जो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है। आपको हमेशा क्या देखना है कि भाई चार्ज कितना है। तो पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर +1 है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। तो इनका एन फैक्टर रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड के लिए एन फैक्टर का यूज किया जाना। तो एसिड का जो एन फैक्टर होगा वो हम देखेंगे उसकी बेसिसिटी से। किससे देखेंगे बेटे? बेसिसिटी से। बेसिसिटी क्या होती है कि कोई एसिड कितने H+ आयन जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर रिप्लेस कर सकता है, या कितने H+ आयन को डोनेट कर सकता है। तो नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल
एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ऑक्सो एसिड होता है। ऑक्सो एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऑक्सो एसिड के अंदर वही हाइड्रोजन आपकी एसिडिक होती है जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। अदरवाइज अगर वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच है डायरेक्टली तो वो एसिडिक नहीं होती है, वो आपकी बेसिसिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पर H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी बेटे? 2। तो इसका एन फैक्टर भी क्या हो गया? 2। HCl हो गया। HCl की कितनी हो गई बेटे? 1। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो है बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, H3PO3 या H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये तीन आपको ध्यान में रखने हैं। इनको आप MTR कर लीजिएगा, मुझे तो रट ले। तो H3PO4 जो होता है इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है और H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। H3PO2 का ले लेते हैं हम। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है और एक यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है फॉस्फोरस से। इधर की साइड एक हाइड्रोजन फिर से लिंक होता है और यहाँ पर आपका होता है OH। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने H2SO4 के अंदर बताया था कि ऑक्सी एसिड के अंदर वही हाइड्रोजन आपकी एसिडिक नेचर की होती है जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो केवल इस हाइड्रोजन की वजह से है। इन दोनों हाइड्रोजन का बेसिसिटी के अंदर कोई रोल नहीं है। तो ठीक ऐसे ही H3PO3 की जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी, H3PO4 की बेसिसिटी होगी वो 3 होगी। और लास्ट अपना बचा है बेस। बेस की अगर अपन लोगों को वैलेंसी फैक्टर या फैक्टर निकालना है तो हम देखेंगे एसिडिटी से। एसिडिटी का मतलब क्या कि किसी बेस ने एसिड से कितने H+ आयन अपने साथ लिए या फिर उसको कितने OH आयन उसको दे दिए। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका NaOH है, NaOH का क्या OH एक ही है आपका, तो यहाँ पर एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी। CaOH ट्वाइस है, यहाँ पर आपकी कितनी होगी बेटे? 2। MgOH ट्वाइस, इसकी भी आपका जो एन फैक्टर है वो 2 होगा। और AlOH थ्राइस, इसका जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होगा वो 3 होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप अभी किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं जो बेस्ड होगा नॉर्मेलिटी के ऊपर। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं रोक देते हैं क्योंकि अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक खुशखबरी है बेटा, यूट्यूब ने अपने चैनल को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपनी नॉलेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।